हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 25 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आइडियाज़ पेज में भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज स्क्रीन वाला वीडियो जो है वो मैं नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से रिकॉर्डिंग में जो है थोड़ा डिले भी हो गया और वीडियो भी जो है काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। अब देखो, आज के अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं तो इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बात करी गई है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन किस तरीके से एक्सपांड हो रहे हैं, वहीं किस तरीके से इंडिया और यूएस मिलके जो रशिया और चाइना है उनको काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो अग्निपथ जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बात करी जा रही है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज जो है जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम हम लेके आए हैं, मतलब डिफेंस में रिफॉर्म एक हमको देखने को मिला है, वैसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी जो है रिफॉर्म आना चाहिए। वही अगर हम बात करें आईआईएम्स और आईआईटीज में जो रिजर्वेशन है उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आज जो है मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, ग्रेनाडा। ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। और ये देखो, पहले पहले तो ये कैरेबियन सी से लगता है, मतलब एक कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, एक छोटा सा देश है, कैरेबियन कंट्री है, और इसको आइसलैंड ऑफ स्पाइस बोला जाता है। अब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इस देश के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, वो सब आपको बताना है। और ये न्यूज़ में क्यों आया है वो मैं रिसेंटली जो है आपको बताऊंगा। ये वेस्ट इंडीज में जो है आता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस आपको कुछ इस तरीके का आज देखने को मिलेगा। नीरज चोपड़ा को जो है सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इन्होंने जवेलियन थ्रो के ये प्लेयर हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये भी जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज में इस तरीके के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। फील्ड ऑफ कंसर्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम सोइंग की बात करेंगे, किस तरीके से जिस तरीके से जो चावल की बुवाई है वो यहाँ पे कम हो रही है, और ये एक चिंता का विषय है। मतलब इससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है पूरे भारत में पड़ सकता है। एक्सपैंड अग्निपथ, यहाँ पे जो है बात करी गई है ऑल इंडिया सर्विसेज की कि हमको जो है ब्यूरोक्रेसी को और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना चाहिए। तो उसके लिए जिस तरीके से हमने अग्निपथ स्कीम को लेके आया है, डिफेंस में हम रिफॉर्म कर रहे हैं, तो एक रिफॉर्म की जो है हमको ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि कितने सारे आईएएस आईपीएस, मतलब जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो हमको देखने को मिल रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है। वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, काम की कमी है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। और इस आर्टिकल को खुद जो डीजीपी हैं उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद एड्रेस द स्क्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज और आईएमएस में यहाँ पे जो मेजर जो है लेने चाहिए, जिससे जो एससी एसटीज जो कैंडिडेट हैं, जो पीएचडी प्रोग्राम है, वो यहाँ पे जो है एडमिशन लें। और मेनली यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात करी गई। तो ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है इंडिया यूएस टैंगो, जो कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को बता रहा है कि किस तरीके से भारत भी जो है एक्सपांड कर रहा है। जिस तरीके से एक तरफ चाइना एक्सपांड कर रहा है, एक तरफ अमेरिका एक्सपांड कर रहा है, वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो यूएस एक तरफ एक्सपांड कर रहा है, चाइना भी भाई अपने आप को हब बना रहा है। इसके अलावा इंडिया की तरफ भी आप देखोगे तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे इंडिया का भी जो फैक्ट्रीज हैं और इंडिया का भी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इस तरीके का ये आप देख लो, यूएस इंडिया टेंगो। तो ये जो है एडिटोरियल जो आइडियाज़ पेज है उस पे ये पब्लिश हुआ है, तो इसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। राजीव मंत्री बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियो से लेकर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो ना। मुझे बहुत सारे बच्चों के जो है यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे मैसेजेस भी आते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल बता दो। इसके अलावा अगर हमको कोई कांटेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये आईडीज़ हैं, आप इनमें जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, मेनली इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ। और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लो। तो जो वीडियो की नोटिफिकेशन है और भी जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुँचता। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से जो है आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है यूएस में। ठीक है। अब इसमें जो नीरज चोपड़ा है उनको मिला सिल्वर मेडल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब देखो हुआ क्या कि ये इवेंट आपको देखने को मिलेंगे 14 जुलाई से 24 जुलाई तक चलना है, ये पूरा जो इवेंट चल रहा ना।
अब यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, देखो डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो है। और गोल्ड में अगर आप दोगे तो कतर, स्वीडन, चाइना, पोर्चुगल, यूनाइटेड स्टेट्स, स्लोवेनिया, ग्रेनाडा, पोलैंड। ठीक है, भारत को यहाँ पे कोई भी जो है गोल्ड नहीं मिला अभी तक, तो नीरज चोपड़ा ने जो है अभी सिल्वर जीता हुआ है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जेवलिन थ्रो में एंडरसन पीटर ने जो है गोल्ड जीता, नीरज चोपड़ा आए सेकंड और थर्ड आए जैकब वेल्देक जो चेक रिपब्लिक के हैं, और एंडरसन जो पीटर्स हैं ये ग्रेनाडा के हैं। अब तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेविलियन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा को यहाँ पे मिला सिल्वर, ठीक है, तो फर्स्ट में ऑब्वियसली गोल्ड किसको मिला, तो एंडरसन पीटर्स को मिला है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि भैया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल है वो किसको मिला है, तो एंडरसन पीटर्स को मिला। ये किस देश से आते हैं, ग्रेनाडा से आते हैं। तो ग्रेनाडा जो है इसलिए न्यूज़ पे है, तो ग्रेनाडा के बारे में जो आपको पता हो वो बिल्कुल आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो भाई चौथा मंकी पॉक्स केस जो है दिल्ली में मिल गया है। अब देखो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको जो है सतर्क बिल्कुल यहाँ पे रहना चाहिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पेशेंट की कोई भी नो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है। तो मेनली आज के समय हम ये कह सकते हैं कि भैया धीरे धीरे करके मंकी पॉक्स के केसेस भी जो है आपको राइज होते हुए नजर आएंगे। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं सीधे, तो फील्ड ऑफ कंसर्न। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जिस तरीके से राइस का जो ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि एक चिंता का विषय बनेगा क्या, चावल। कैसे बनेगा, अब देखो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करीब 16.4% लेस एरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं 16.4% कम एरिया में। देखो 16.4% अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि 16% तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसको अगर आप इन लैंड के टर्म्स में देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मनी के उस पर देखो, 1,000 करोड़ का 16% कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। तो अगर आप इसको इस बेसिस पे देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भैया राइस का जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब हम जो है सोइंग यहाँ पे कम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप खरीफ क्रॉप्स का जो अगर देखोगे तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसका रीजन की, तो रीजन क्या है कि रेनफॉल में डेफिशिएंसी 44 से 59% जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल है वहां पे हमको पानी की कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो देश में ऐसा बताया जाता है कि 11% जो सरप्लस प्रेसिपिटेशन है वो 1 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक हमको देखने को मिला। मॉनसून रिवाइवल जो है अगर आया, मतलब मॉनसून को रिवाइवल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो आएगा, तो सदर्न पेनिनसुला, सेंट्रल वेस्ट और नॉर्थर्न वेस्ट जो इंडिया है ये काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, जिससे जो सोइंग है खरीफ ऑयल सीड्स की, पल्सेस की, इसको हम क्या कर पाएँ, इसको हम प्रॉपरली जो है यहाँ पे सोइंग कर पाएँ, मतलब इनकी बुवाई कर पाएँ। बीज तो बोओगे ना, बीज को बोने के लिए क्या चाहिए, पानी। भाई बीज जब डालेंगे तो उसमें जो है पानी देना ही पड़ेगा ना, अगर पानी नहीं देंगे तो किस तरीके से यहाँ पे काम चलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो पुअर रेंज जो है आज के समय गैंगेटिक प्लेन्स में, इनकी वजह से जो ट्रांसप्लांटेशन है पैडी का वो जो है काफ़ी दिक्कत में आ गया। अब ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं, तो आपने अगर पैडी की कभी खेती देखी होगी, चावल की खेती अगर आप देखी होगी, नहीं भी होगा तो देख लेना। मान लो ये बहुत बड़ा खेत है, तो पहले यहाँ पे छोटे से एरिया में पूरे जो बीज हैं उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, ये सब जो पेड़ हैं छोटे छोटे जो रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर इनको निकाल निकाल के यहाँ पे ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, तो लगा दिया जाता है, उसके बाद जो है ये फसल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काम किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया जो गंगेटिक प्लेन्स में कम पानी गिर रहा है, मतलब गंगा के किनारे जो गंगा से सटे हुए जो प्लेन्स हैं वहाँ पे पानी की कमी हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद जो है जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी है वो हमको जो है कम देखने को मिल रहा है, मतलब फार्मर को काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है यहाँ पे हो रही है। वहीं अगर आप देखोगे तो कई जगह जो है आपको ड्राई देखने को मिलेगी, मतलब कई जगह जो है पानी ही नहीं गिरा, जो कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं अगर आप देखोगे तो हमको जो है पानी देखने को तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी कम समय तक के लिए हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। अगर हम बात करें तो ये आप समझ लो, मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि जिस तरीके की ये पूरी सिचुएशन हमने देखी है, तो भैया यहाँ पे सिंपली ये हो रहा है कि जो लो प्रोडक्शन है राइस का वो हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी लॉसेस भी जो है हमको देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा
इसके जो आउटपुट्स हैं, मतलब जो अदर अदर रीजन है, वहाँ भी हमको जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखो राइस के साथ-साथ अगर आप व्हीट देखोगे ना, तो व्हीट जो है एक बहुत बड़े एरिया में ग्रोन किया जाता है। पूरे भारत में अगर आप देखो तो साउथ में, इसके अलावा नॉर्थ जो विंध्यास है, वहाँ सब जो है बिल्कुल इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो इसको खरीफ, इसके साथ-साथ रबी सीज़न में भी जो है ब बोते हैं कई लोग। अब व्हीट की स्टोरी अगर आप देखोगे तो ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे व्हीट की कहानी भी जो है राइस की जैसी हमको देखने को मिल रही है। व्हीट में क्या हुआ कि जब व्हीट की यहाँ पे कटाई होना थी, तब जो है टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया मिड मार्च में। अब जब मिड मार्च में टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया जिस तरीके की सिचुएशन हमको व्हीट में देखने को मिली, वैसे ही जो है हमको राइस में देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर आप सरकार का करंट स्टॉक देखोगे, तो ये भी जो है आपको थोड़ा डाउन होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे जो गोडाउन्स हैं, उनमें करंट स्टॉक तो बिल्कुल मतलब ठीक है। 3 एंड अ हाफ टाइम्स जो है जितना हमको ज़रूरत है, उसके मिनिमम जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सप्लाई सिचुएशन जो है राइस की, वो जो है हमको मैनेजेबल होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा ना, तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमको मतलब देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन भी एक्सपोर्ट्स पे लगाए गए, क्योंकि भैया जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, उस सबको देखते हुए पहले तो हमको क्या करना है, अपने देशवासियों को यहाँ पे सब चीज़ें देना है। अब जब कुछ बचेगा तो जो है उसके बाद हम कहाँ बाहर एक्सपोर्ट कर पाएँगे। तो इसलिए भारत सरकार ने सेल प्राइस भी जो है यहाँ पे टैरिफ लगा दिए, इसके अलावा शिपमेंट पे भी जो है बैन लगा दिया, ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांटिंग होती है पैडी की, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, इसमें जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, मतलब कम एरिया में जो है यहाँ पे होती है। वहीं अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम में इनके पास जो है सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ है, ठीक है? जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी जो है कमी हमको देखने को मिलेगी। अब कहीं कैनाल्स और थ्री फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है कंसिस्टेंटली 400 वोल्ट की अगर मिल रही है, तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ अगर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जो है फार्मर्स को प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर आप पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना की देखोगे, तो ये जो है पैडी ग्रो करने में बिल्कुल एबल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इनको प्रॉपर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट चाहिए कि सरकार जो है हमसे यहाँ पे खरीद ले। तो मेनली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया वाटर की जो टेबल है वो बिल्कुल यहाँ पे ड्राई होती जा रही है, और अगर इस पे जो है हमने काम नहीं किया, तो आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वाटर फुटप्रिंट अगर आप राइस प्रोडक्शन का देखोगे, तो ये ईस्टर्न स्टेट में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको इरिगेशन और मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, वो प्रॉपर जो है लोगों के लिए यहाँ पे इनेबल कराना चाहिए। मतलब सिंपली इस आर्टिकल का मतलब ये है कि भैया हमको जो पूरे डायमेंशंस हैं, उन पे यहाँ पे सोचना चाहिए। मतलब जो फार्मर्स हैं, उनको हमको इलेक्ट्रिसिटी प्लस जो वाटर है, उसकी सप्लाई जो है एडिक्वेट यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब कैनाल्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे खेतों तक जो है पानी पहुँच पाए। मान लो अगर इस तरह की सिचुएशन आती भी है, तो कहीं न कहीं से इन सब चीज़ों को जो है हम बिल्कुल यहाँ पे मैनेज कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो एक्सपांड अग्निपथ की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार ने रिसेंटली, आपको पता होगा कि यहाँ पे लॉन्च किया क्या, अग्निपथ स्कीम। अब अग्निपथ स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारत में। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि हम इसलिए स्कीम लेके आए हैं कि भैया जो एजेड लोग हो चुके हैं, मतलब जो 36-40 ईयर्स तक के आपको आर्मी में लोग देखने को मिलेंगे, तो इनको हम हटाएंगे, और जो एक फिट जनरेशन है वो जो है हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी भारत सरकार की, नो डाउट। देखो इस स्कीम में थोड़े से फ्लॉज तो हैं ही, लेकिन अगर इस स्कीम को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, ठीक है? कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत अच्छी स्कीम है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसी तरीके की स्कीम जो है ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी लाना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज पे रिफॉर्म लाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया जो है ये एक्सीलेंट सर्विस जो है पूरे देश को देती है, ठीक है? इसके अलावा इनके अगर ऑफिसर्स के फंक्शन अगर आप देखोगे, तो आपको जो है किसी के अच्छे देखने को मिलेंगे और किसी के जो है आपको गलत देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो है हम इस स्टेज पे बिल्कुल यहाँ पे पहुँच चुके हैं कि अब जो है हमको एक बार जो आईएएस की, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं, उनमें हमको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और भारत सरकार को जो है अब बिल्कुल यहाँ पे सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत सरकार जो है, मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो है पूरी आपको ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर में देखने को मिलेगी। हालाँकि कई सारी वेलफेयर स्कीम में भी जो है आप काम करते हैं, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो होते हैं वो एक तरीके से वेलफेयर भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर में जो है प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं, और आज के समय सिचुएशन जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होती जा रही हैं। तो
जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ रही है, हमको जो है सिविल सर्विसेज में भी रिफॉर्म लाने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाई सेंसिटिव जो अच्छे लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एक बार आईएएस निकाल लिया तो उसपे जो है वो बैठा ही है, सेक्रेटरी यहाँ पे बन के उसको प्रमोशन मिलते जा रहे हैं। हालाँकि वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा मतलब नहीं है कि आईएएस अगर बन गए तो आप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमागदार हो। ऐसा ये कहना जो है बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कई ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे भी हैं कि भैया वो जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये सजेशन भी देते हैं, आईएएस जो लोग हैं ना वो सजेशन भी देते हैं कि भैया कई लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैप की तरह काम कर रहे हैं, तो इन सर्विसेज़ को जो है बिल्कुल यहाँ पे हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई लोग जो है ये भी बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि पुलिस सर्विस को भी हटा देना चाहिए। तो क्या पुलिस सर्विस को हटा देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस सर्विस को हटा दें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भैया कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो कोई भी जब एआईएस मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज़ में यहाँ पे सेलेक्ट होता है, तो इसका एटीट्यूड जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप हो जाता है, इसका करियर भी यहाँ पे बन जाता है। तो अगर ये 30-35 साल तक जो काम करता है, तो बस उसको जो है 30-35 साल तक यहाँ पे काम करने देना चाहिए कि हाँ भाई, अब जो है आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है डल होती जा रही है, तो आप जो है यहाँ पे वीआरएस ले लो, आप रिटायरमेंट ले लो और आप जो है अपने घर जाओ। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कई लोग जो है मतलब जैसे जो लोग अपना 30-35 साल हो गए तो उनको जो है भेज देना चाहिए और प्रॉपर जो है उनको पैसे दे देने चाहिए कि सर ये लीजिए, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम में सरकार कर रही है कि भई 4 साल के बाद आपको 11 लाख मिलेंगे, इनको भी जो है यहाँ पे पैसे दे देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपका हो गया, अब जो है आप इनकैपेबल हो, आपके काम से सरकार जो है संतुष्ट नहीं है, तो अब जो है आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी देखो 30-35 साल हो गए हैं, 30-35 साल में उसने जो है अपना अच्छा खासा जो है पैसे भी कमा लिए होंगे, ठीक है? इसके अलावा वो जो है कोई और भी काम कर सकता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट जो है उसको और किसी सर्विसेज में इंडक्ट कर सकती है, ठीक है? तो वो प्लेस जो है मतलब वैकेंट हो जाएगी और उसके बाद कोई और एक अच्छा अधिकारी आके बैठेगा जो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? जो कैपेबल होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात करी जा रही है कि भैया इसी तरीके के रिफॉर्म जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे लाना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो उत्तर प्रदेश में आज से में 14 ऑफिसर जो हैं आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीजीपी के रैंक पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 42 जो हैं आपको एडिशनल डीजीपी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक इंस्पेक्टर जनरल जो है, जो कि हेड ऑफ एंटायर यूपी पुलिस का हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ब्यूरोक्रेसी में देखें तो यूपी में 19 ऑफिसर जो है चीफ सेक्रेटरी की रैंक पे हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के साथ-साथ जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी रैंक पे भी हैं। 28th जो ऑफिसर है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रैंक पे हैं। 61 जो है सेक्रेटरीज़ हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो देश की अगर हम बात करें मतलब देश के पीएमओ ऑफिस की, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं बदल रही। तो 91 ऑफिसर जो है आपको सेक्रेटरी रैंक पे देखने को मिलेंगे पीएमओ को इंक्लूड करके मतलब पीएमओ, नीति आयोग, सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको इतने सारे अधिकारी देखने को मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया इतने सारे ऑफिसर्स का क्या काम है? आप बताओ ना, इतने सारे ऑफिसर का क्या काम है? कितने सारे ऑफिसर जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं? तो ऑल इंडिया सर्विसेज़ जो है सबसे बड़ी टॉप और हेवी जो है सर्विसेज़ बिल्कुल यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स को रखना कि भैया इतने सारे ऑफिसर रखने का क्या मतलब वहाँ पे जबकि वो काम ही नहीं कर रहे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि भैया जो सरकार है उस पे बर्डन यहाँ पे बनता बढ़ता है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटी जो चीज़ होती है ना, वो भी यहाँ पे लोगों के बीच में जो है चेंज यहाँ पे होती है। मतलब लोग यहाँ पे एक-दूसरे को देखते भी हैं, कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये ऐसा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया कि गधे और डोंकीज़ की जो रेस है वो यहाँ पे चल रही है, तो आप हॉर्सेस को रखो और डोंकीज़ जो हैं उनको यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल दो, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, वो रिफ़ॉर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भैया ऑल इंडिया सर्विसेज़ जो है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। 3 स्टेजेस पे जो है होना चाहिए, जैसे कि पहला कोई 15 साल हो गया है तो एक बार 15 साल में होना चाहिए रिव्यू, फिर 25 साल में होना चाहिए रिव्यू और फाइनली 30 ईयर जब हो जाएँगे तो एक बार जो है और रिव्यू यहाँ पे करना चाहिए कि अब जो है इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया अगर आप 25% जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे जो है यहाँ पे निकाल देने चाहिए। इसके अलावा 10% जो ऑफिसर है वो सेकंड स्टेज में निकल जाएँगे, 5% जो ऑफिसर है वो थर्ड स्टेज में हो जाएँगे। तो इस तरीके से अगर हम इनको निकालेंगे भी ना पुअर परफॉर्मेंस के बेस पे या करप्शन चार्जेस के करप्शन पे मिसकंडक्ट जो सीरियस नेचर होता है, ठीक है? या फिजिकली अनफिट हैं, तो इससे क्या होगा जो नए होंगे वो यहाँ पे आएँगे यंग एज और प्रॉपर जो है यहाँ पे काम करेंगे।
ठीक है? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भैया हर एक स्टेज पे स्क्रीनिंग होना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि भैया एक ऐसा मैकेनिज़्म जो है तैयार करना चाहिए, जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल हो। अब इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि वो पार्शियलिटी ना करे, मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ से बिल्कुल यहाँ पे दूर हो, ठीक है? अब उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे ये कहा गया कि भैया टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे सर्विसेज़ को रिव्यू करना चाहिए और यहाँ पे जो स्किल्स हैं उनके हिसाब से जो है यहाँ पे काम करना चाहिए। उनकी स्किल को जो है यहाँ पे देखना चाहिए। इसके अलावा उनकी स्किल के साथ-साथ उनके काम के तरीके को देखना चाहिए, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अब देखो कई लोग यहाँ पे ये होता है कि भैया आईएएस बन गए तो बहुत करप्शन कर रहे हैं, उनको पूरी ड्यूटी हो गई करप्शन ही कर रहे हैं वो। तो इसके लिए क्या होगा, एक रिव्यू यहाँ पे एक कमिटी जो है फॉर्म करना चाहिए और ये जो पूरी कमिटी होगी ना, ये जजेस की होगी। इनमें रिटायर्ड जजेस जो है यहाँ पे होंगे और यहाँ पे ये जो है जो रिफॉर्म्स हमको लाने हैं उन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। तो टाइम टू टाइम जो है प्रॉपरली अगर यहाँ पे रिव्यू होगा, तभी जो है हम एक प्रॉपर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जो है हम क्या कर पाएँगे यहाँ पे मतलब दे पाएँगे या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी प्रॉपरली जो है अपनी सर्विसेज़ को यहाँ पे सर्व कर पाएँगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो मेनली सिंपली अगर इस तरीके की स्कीम जो है हम लाते हैं, तो उससे जो सर्विसेज़ हैं, उनको जो है कम इम्पैक्ट यहाँ पे होगा और इससे हम क्या कर पाएँगे, हम जो ब्यूरोक्रेसी है, उस पे अच्छे से अच्छे जो है रिफ़ॉर्म बिल्कुल ले पाएँगे, ठीक है? तो ये इस आर्टिकल में जो है यहाँ पे बताया गया है और देखो सही बात है कि ब्यूरोक्रेसी में रिफ़ॉर्म लाने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आप डेटा देख रहे हो, यूपी में इतने सारे ऑफ़िसर्स आपको देखने को मिलेंगे मतलब 100-200 ऑफ़िसर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम यहाँ पे कुछ है नहीं। तो आखिरकार सरकार यहाँ पे क्यों इनको फ्री का पैसा दे रही है? आखिरकार इनकी ज़रूरत है क्या? पीएमओ भी अगर आप देखोगे तो इतने सारे सेक्रेटरीज़ की ज़रूरत क्या है? ठीक है? कम हो लेकिन क्वालिफ़ाइड जो है होना चाहिए, जो कि प्रॉपर तरीके से जो है पॉलिसीज़ को यहाँ पे रिफ़ॉर्म या पॉलिसीज़ जो है मिक्स कर पाएँ, लोगों तक जो है पूरी सर्विसेज़ यहाँ पे पहुँचा पाएँ। नेक्स्ट है एड्रेस द स्क्यू। तो भाई आज के समय हो क्या रहा है कि रिसेंटली पार्लियामेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने डेटा यहाँ पे बताया कि इंडिया में जो बिजनेस स्कूल है इसका जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपको थोड़ा फुलफिलिंग की जो है शॉर्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो सोशल जस्टिस जो रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं और जो डॉक्टरल जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो हमको कम देखने को मिल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उनको जो है पीएचडी प्रोग्राम में जो है यहाँ पे आईआईटीज़, आईआईएमएस में जो है पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे, तो ये जो है हमको कम देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो है कम एडमिशन यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आईआईटीज़, आईआईएमएस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोलता है कि हमको इतना रिजर्वेशन जो है एसटी, एससी या ओबीसी को देना चाहिए, पीएचडी प्रोग्रामर्स को देना चाहिए, तो वो जो है हमको कम देखने को मिल रहा है। अब जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 वो यहाँ पे मैंडेट करता है कि 15%, 7.5%, 27% जो है ये कोटा दिया जाए। मतलब 15% किसको, एससी को और 7.5% किसको जो एसटी है उनको, इसके अलावा ओबीसी को 27%। अब देखो कई सारे आईआईटीज़ जो है वो यहाँ पे मेंटेन तो कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको जो है कोई भी सैंक्शन एनुअल इनटेक जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उनको जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, इनका कहना यहाँ पे ऐसा है। वहीं अगर आप आईआईएम्स देखोगे तो वो यहाँ पे ये कहते हैं, इनका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि जो रिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे फिल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं वो हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो आपको ट्रबल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भैया जो देश में सोशल डाइवर्सिटी है वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लमैटिक भी है कि आईआईटीज़, आईआईएम्स में अगर एससी, एसटी, ओबीसी जो जो यहाँ पे बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहता है, उस हिसाब से अगर हम रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिरकार ये जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि पीएचडी एप्लीकेंट्स जो हैं आईआईएम्स में आप देखोगे स्टूडेंट एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज़ के, तो ये जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब पिछले साल में अगर आप देखोगे तो ये मार्जिनली इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब उतने ज़्यादा भी नहीं हुए, थोड़ी यहाँ पे मार्जिन से आगे हुए हैं। वहीं अगर आप आईआईटीज़ में देखोगे तो एप्रिशिएबल है, मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेंट्स का पूल देखोगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब एक स्विमिंग पूल की तरह लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेशन जो है डाले ही जा रहे हैं कि हमको जो है एडमिशन दे दो, हमको जो है एडमिशन दे दो। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एप्लीकेशंस का परसेंटेज देखोगे, कहीं न कहीं अगर आप रिजर्व और जनरल कैटेगरीज़ में, तो वो आपको काफ़ी जो है बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। वहीं अगर आप देखो तो 2017 में एक लेटर जो है लिखा गया आईआईएम अहमदाबाद को, उनसे पूछा गया कि भैया आप जो है जो मोर फेलोज़ हैं, मतलब जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के, उन पे आप क्यों नहीं यहाँ पे फ़ोकस कर रहे हो?
ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आईआईएम 2019 में भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की सरकार से कि जो रिजर्विंग फैकल्टी पोस्ट हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको जो है यहाँ पे एक्सटेम्प्ट कर देना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 2019 का डाटा जो है यहाँ पे ये बताता है कि 48% जो आईआईटी ड्रॉप आउट्स हैं, वो जो है रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आप आईआईएम्स में देखोगे तो ये आपको 62% देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया प्रॉपर जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा क्लासरूम में या आउटसाइड में। इसके बाद जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कहीं न कहीं जो है कोई न कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही होगी आईआईटीज़, आईआईएम्स में, इसलिए जो है ये यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट जो ये सब कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे बिलॉन्ग कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो ये जो है ये काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि देखो होता तो कई बार ऐसा है कि आप देखो आईआईएम और आईआईटीज़ में थोड़ा कई अच्छे घर के बच्चे भी जाते होंगे। अब कोई अगर एससी, एसटी अगर चला गया, ठीक है, ओबीसी जहाँ पे चला गया, तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। और देखो ये तो फैक्ट बात है, ये चीज़ जो है बिल्कुल यहाँ पे होती है, क्योंकि अगर आप सुपर 30 मूवी में देखोगे तो वहाँ भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब कुछ देखो कहीं न कहीं ये जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले बच्चे होते हैं या बैकवर्ड कैसे कैटेगरी से आते हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, तो कहीं न कहीं उनमें टैलेंट तो होता है, लेकिन जो बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे ड्रेसअप और जो आपका कलर है, उस पे भी जो है ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? तो मेनली कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये बड़ा डिफ़रेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय हम जो है एक दूसरे जो वर्ल्ड है उसकी तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को हमको मिल रहा है। और देखो आईआईटीज़ और आईआईएम्स में अगर इस तरीके का डेटा आएगा ना कि 48% जो ड्रॉप आउट्स है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के थे, 62% आईआईएम में वो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के थे, तो आप सोच के देखो 48% लोग यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो बिल्कुल हो रहा है ना, तो अब जो है यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया हमको देश में जो नॉलेज है उसको जो है इकोनॉमिकली बनाना चाहिए कि सभी लोग जो है यहाँ पे अफोर्ड कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस की बात करी गई। देखो 2009 में एक इंटरव्यू हुआ, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू। उन्होंने जो है यहाँ पे ये कहा कि भैया आज के समय जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है आज के समय खुद जो है अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ है। और अगर आप देखो तो 21st सेंचुरी में तो यूएस और चाइना जो डोमिनेटेड है वो हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था एक ज़माने में। इसके अलावा यूएस यूएस सोवियत राइवलरी भी हमको देखने को मिली। तो मेनली देखो यहाँ पहले तो यूएस और सोवियत यूनियन के बारे में बताया गया, फिर यूएस चाइना के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे आज के समय ये कहा जा रहा है कि भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जिस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, आने वाली सेंचुरी में इंडिया जो है बहुत आगे निकल जाएगा। वही अगर आप 2010 में देखोगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है, इकोनॉमिकल टर्मोइल भी देखने को मिला, ठीक है, इसके अलावा कई सारे शिफ्ट भी हमको देखने को मिले। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज के समय इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एक ज़माने में आपको कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि किसने किया? यूएस ने किया। आपको यूके ने किया। आपको पता हो कि एक ज़माने में यूके ने यहाँ पे क्या किया? यूके ने जो है देशों को यहाँ पे कब्ज़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आया और खूब जो है पैसे कमाए, देशों को जो है लूटा, भारत को भी जो है वो लूट के ले गए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया, चाइना जो है डोमिनेटेड होंगी वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ठीक है? एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो इंडिया, चाइना जो है बिल्कुल यहाँ पे डोमिनेट करती थी। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज के समय वैसी सिचुएशन जो है हमको देखने को नहीं मिल रही। ठीक है? इंडिया तो ख़ासकर जो है आज के समय अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेस कर तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो साइंटिफिक इनोवेशंस है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोस है, वो हमको जो है देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट की, तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो है एक ज़माने में बहुत ज़्यादा चोरी करी है, ठीक है? एशिया में उन्होंने चोरी करी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो यहाँ पे लेके आए। इसके अलावा उन्होंने जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखोगे, तो ये जो है एक हिस्टोरिक चेंज था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सब यूएस पे डिपेंड हो गए, क्योंकि यूएस ने जो है उस ज़माने में अपना जो है वर्चस्व बिल्कुल यहाँ पे बना के रखा हुआ था, तो यूएस को जो है सब लोग यहाँ पे मानने लगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उस समय के बाद यूएस की जो जो दुनिया भर में जो शाख है, आप कह सकते हो लीडरशिप है, वो यहाँ पे बढ़ गई थी। अब यहाँ पे जो हाई जो क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल है, वो जो है हमको काफ़ी बढ़ता हुआ यूएस में नज़र आया। तो सब लोग जो है यूएस की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग जो हैं माइग्रेट भी होने लगे यूएस की तरफ।
अब देखो, अगर आप पहले देखोगे तो उस ज़माने में होता क्या था कि जैसे माओ ज़ेडोंग, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब लीडर हुआ करते थे। और चाइना में देखो एक चीज़ है, यूएस और इंडिया में आपको तो डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, चाइना में डेमोक्रेसी है कोई नहीं है। एक ही सरकार कब से यहाँ पे रूल करी जा रही है, तो एक ही सरकार इतना रूल करेगी, तो क्या आप बोल सकते हो यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। वहीं अगर आप 2020 में देखोगे तो जो लैंडस्केप है वो हमको ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 20 साल में देखो तो चाइना जो है आज के समय मैन्युफैक्चरिंग लीडर आपको देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी में जो है सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो यूएस भी जो है कई एरियाज में सबसे आगे है, बायोटेक्नोलॉजी में है, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इकोनॉमिक सेटबैक तो बिल्कुल यहाँ पे फेस किया। तब हमने 1990 में, 1991 में जो है ली, उसी समय हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आया, तो लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हुई। वहीं 2004 से लेकर 2014 तक देखोगे तो इंडिया की पोजीशन जो है उतनी अच्छी रही नहीं उस समय, क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब पता है यूपीए की गवर्नमेंट कैसा यहाँ पे काम कर रही थी। इसके अलावा कई सारी पॉलिसीज पे भी जो है हमने फोकस किया। लेकिन जब 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार आई तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको जो है यहाँ पे लगाया गया। इसके अलावा कई सारे रिफॉर्म्स भी लाए गए। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो जो है हमारे बिल्कुल यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब देखो, यूएस और चाइना के बीच में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन गया था। ठीक है, कि भैया आखिरकार कौन यहाँ पे रूल करेगा। अब एक तरफ यूएस है और एक तरफ चाइना है। और हमने हाल ही में एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अमेरिका ने ये कहा था कि भैया हम जो है किसी भी तरीके से बिल्कुल चाइना और रशिया के लिए कोई भी यहाँ पे वैक्यूम नहीं मतलब छोड़ना चाहते, कोई भी जगह जो है उनके लिए हम नहीं छोड़ना चाहते। तो इंडिया चाइना के रिलेशन अगर आप देखो तो आज के समय बिल्कुल क्लैरिफाइड है, मतलब हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ वो सही है नहीं। हाल ही में 16 राउंड की मीटिंग हुई है जहाँ पे लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो कुछ हुआ नहीं। अब देखो, इसके बाद हमने जो है गलवान वैली का क्लैश भी देखने को मिला हमको 2020 में। 2017 में हमने डोकलाम का इशू देखने को मिला। तो आज समय एक ट्रायंगुलर जो राइवलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ यूएस है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है। अब देखो, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चाइना ने अपना जो है बिल्कुल यहाँ पे पाथ बना के रखा हुआ है। लेकिन यूएस यहाँ पे ये कहता है कि जी नहीं, बिल्कुल हम जो है चाइना को बिल्कुल यहाँ पे काउंटर करेंगे और उसके लिए इंडिया और यूएस जो है मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो, इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक नेक्स्ट ऑर्बिट पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉपरेशन काफ़ी क्लोजर है। साइंटिफिक रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उनमें भी हम काम कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हुआ। वहीं अगर आप देखोगे तो हाल ही में हमने आई2U2 समिट भी देखी। ठीक है, जहाँ पे बाइडन ने क्या किया, जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको साइन करवाया, जिसमें कौन था, इजराइल था एक तरफ और एक तरफ जो है यूएई की कंट्रीज थी, मतलब अरब नेशंस थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय चाइना को काउंटर करने के लिए जो जो बाइडन है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो रशिया को काउंटर करने के लिए काटसा एक्ट जो है लेके आए हैं, ये काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रशिया से कोई भी वेपन प्रोक्योर करोगे तो आप पे जो है सैंक्शन लगा देंगे। तो अमेरिका ने यहाँ पे इंडिया के लिए क्या किया, अमेरिका ने जब इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा ना, तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया कि नहीं, हम जो है इंडिया पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी और देश को देखोगे तो वो यहाँ पे लेता है, तो जो अमेरिका है वो सैंक्शन लगा देता है। तो आज समय अगर आप देखो तो इंडिया और यूएस का जो कोलेब्रेशन है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, एडवांस मटेरियल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक इन इंडिया, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया यूएस के रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी अच्छी जो एक पाथ है वो इंडिया को जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिया जो है आज के समय अगर आप देखोगे तो वेस्ट की तरफ जो है फोकस तो कर रहा है, लेकिन वहीं अगर आप देखो तो इंडिया के रशिया से भी रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अगर आप देखो 21st सेंचुरी में इंडिया का जो रोल है वो आपको काफ़ी उभरता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप देखो तो इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है वो हर एक सेंस में आपको जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और इससे होगा क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है, फाइनेंशियल जो फायर पावर है, ये सब जो है काफ़ी यहाँ पे बूस्ट होगा। और वर्ल्ड में एक, और आज के समय एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो भाई ये था 25 जुलाई 2022 के न्यूज़ एडिटोरियल। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।